क्लास 6 साइंस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप लोग साइंस से रिलेटेड ही चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के साथ कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के रूप में आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाफ ईयरली कोर्स बताया जा चुका है या फिर थर्ड यूनिट टेस्ट आपके स्टार्ट होने वाले हैं, सब कुछ समझाया जा चुका है। उसी से रिलेटेड वीडियो आज ये बनाई जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ 100% स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखोगे, जिससे आप लोगों की थर्ड यूनिट टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो सके। तो क्या है चैप्टर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देखोगे और इसमें पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, पूरा जो है सकारात्मक सहयोग दोगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि बताया जा चुका है, क्या बताया जा चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, कुछ ट्रू फॉल्स के साथ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर्स आप लोग देते चलोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फॉलोइंग क्वेश्चंस के देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में विच इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जी हाँ, किसी भी चीज़ के मापन के लिए, मापने के लिए, नापने के लिए कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या अपने घर में कोई भी चीज़ आप लोग एक रिलेबिलिटी के साथ, जो रिलेबिलिटी होता है, विश्वास होता है, उसके साथ पर कोई भी चीज़ मापते हो, नापते हो, तो वो किस चीज़ से मेजर करते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहला है, क्या उसको अंगुल से नापते हो, जिसको हम लोग यहाँ पर फिंगर लिखते हैं, तो अंगुल से नापते हो। क्या लगता है कि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट हो सकता है, या फिर अपनी फीस्ट से नापते हो, मुट्ठी से नापते हो, क्या ऐसा कुछ सही लग रहा, या फिर एक स्टेप होता है, स्टेप मतलब आपका जो पैर होता है उसके स्टेप से भी क्या नापते हो, ऐसा कुछ है, या फिर आप लोग स्केल का यूज़ करते हो जिसमें सेंटीमीटर एंड इंचेस दिया होता है। तो इनमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, जल्दी से आंसर देते चलिए, जिसमें और भी आगे क्वेश्चंस बताए जा सके। तो आंसर अगर आपने लगाया है इंच, तो बता दो जी हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की यही एक इकाई होती है इंच, जिसमें आप लोग क्या करते हो, किसी भी चीज़ को मेजर कर पाते हो और जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जी हाँ, इंच अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑल अदर यूनिट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बाकी तीनों ऑप्शन जो भी थे वो सारे अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी पर्सन में वेरी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, इसी वजह से उनको स्टैंडर्ड यूनिट में मापा नहीं जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इंच अगर आपने लगाया तो बिल्कुल आप उत्तर आप सही दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी और कितनी बेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिखाई दे रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। जी हाँ, एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट की बात की जा रही है, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल डी यूनिट की बात की जा रही है। एसआई का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इंटरनेशनल डी यूनिट्स। जी हाँ, इसी के बारे में पूछी जा रही है। क्या बात पूछी जा रही है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ मतलब आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ की लेंथ नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए कौन सी एसआई यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है किलोमीटर और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो क्या लगता है, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। जी हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, लेटेस्ट तौर पर जो हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इंटरनेशनल डी यूनिट सिस्टम। जी हाँ, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह वर्क करता है, सिर्फ भारत में ही नहीं अभी तो बल्कि समस्त देशों में ऐसा यूनिट यूज़ की जाती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर आप लोग लगाओगे। अगर आपने उत्तर लगाया है मीटर, बिल्कुल बता दो सही है। स्टैंडर्ड यूनिट की जो एसआई यूनिट लेंथ होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और बाकी सब क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ मीटर के होते हैं, मीटर से ही निकलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपने उत्तर मीटर दिया है तो बता दो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन थोड़ा समझ के दीजिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम आपको मैं प्रॉपर दूंगा। 4 किलोमीटर्स ये बराबर होता है 4 किलोमीटर आर इक्वल टू कितने मीटर के। जी हाँ, कितने किलोमीटर की बात हो रही है, 4 किलोमीटर की बात हो रही है। ये 4 किलोमीटर कितने इक्वल के बराबर होता है ये पूछा जा रहा है। तो 4 किलोमीटर की बजाय अगर आप लोग 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है ये अगर पता कर लोगे तो मल्टीप्लाई कर दें 2 4 से। जी हाँ, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, 4 किलोमीटर कितने बराबर होगा। क्या आपको लगता है 400 मीटर, सॉरी क्या आपको लगता है सबसे ऊपर 400 000 क्या ऐसा कुछ लग रहा है इतने मीटर के बराबर होता है, या फिर 40,000 मीटर के बराबर होता है, या फिर 400 पर
मीटर होता है, ऐसा कुछ दे दिया गया है। चलिए पी लग गया गलती से, 4000 लिख देता हूँ मैं, 4000 मीटर के बराबर होता है। डी है 400 मीटर। तो चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन आपको लगता है, कौन सा सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो क्या लगता है 4 किलोमीटर। जी हाँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं पहले तो ये बता दीजिए। अगर आपको ज्ञात है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप लोग उत्तर लगा पाओगे। जी हाँ, आंसर बता देता हूँ, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इसी तरह से 4 किलोमीटर में 4000 मीटर होंगे। बिल्कुल सही है, यहाँ पर पी लिख गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, गलत लिख दिया है। तो आंसर आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पर दे दिया गया है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, जबकि 4 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 4000 मीटर के बराबर। जी हाँ, चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है 15 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है। जी हाँ, 15 सेंटीमीटर आर इक्वल टू डैश। तो 4 ऑप्शन आज के स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ए है 150 mm, बी है 15 mm, सी है 1.5 mm और डी है 0.15 mm। तो क्या लगता है कितने मिलीमीटर के बराबर 15 सेंटीमीटर हो सकता है। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। जी हाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm की होता है। तो 15 सेंटीमीटर को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जी हाँ, 15 टेंजा जो भी आता है वही इसका आंसर होगा। तो आपने ज्ञात कर लिया, उत्तर निकल के आ चुका होगा आपकी कॉपी पे, आपके दिमाग में। तो अगर आपने उत्तर ए लगाया है तो बता दो बिल्कुल सही उत्तर आपका 150 mm बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, इसलिए 10 सेंटीमीटर बराबर 150 mm। बिल्कुल सही आंसर निकाला है आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा जा रहा है विच इज आ करेक्ट रिलेशनशिप। जी हाँ, इन चारों में कौन सी रिलेशनशिप करेक्ट है या कौन सा एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो क्या लगता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है। अगर नहीं लगता, गलत लगता है तो आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं, दूसरा समझ सकते हैं। बी ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 mm। क्या हो सकता है, अभी आप लोगों ने इसका सॉल्व क्वेश्चन किया भी था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm की होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, करेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकती। तीसरा है 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, जबकि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया था तीसरा वाला, क्या लगाया था कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के। तो ये उत्तर भी करेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता। तो आंसर ए, जी हाँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ए आंसर लगाया है तो बता दो बिल्कुल आप लोग सही हो। यहाँ पर थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा मिस गलत हो गया है, ऑल ऑफ दिस लिख के आ गया, आंसर डी आ गया। तो बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। आंसर एक्सप्लेनेशन में सही समझाया गया, बिल्कुल सही समझाया गया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के। अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बता दो बिल्कुल सही उत्तर आपका है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर की ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन द फॉलोइंग फिगर द प्रॉपर वे टू रीडिंग अ स्केल इज। तो इन द फॉलोइंग फिगर, इन तीनों में, जी हाँ, आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग स्केल। स्केल को रीड करने के लिए प्रॉपर वे तरीका कौन सा है। तो देख लेते हैं कौन सा तरीका प्रॉपर होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है आप लोगों को, एक स्केल बनी हुई दिखाई दे रही है। इस स्केल को देखने का कुछ तरीका बताया गया। तो तरीका आपको कौन सा सही लगता है, कौन सा बेटर तरीका होता है, ए सही है, बी सही है या फिर सी सही है। तो आंसर जल्दी जल्दी देते चलिए, कॉपी में भी लिखते चलिए। अब आप लोगों को कॉपी में भी लिखना है, क्योंकि आंसर जब तक आप लोग कॉपी में लिख के नहीं दिखाओगे तब तक आप लोगों को 3rd यूनिट टेस्ट के असाइनमेंट में नंबर नहीं मिलने वाले। जी हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को असाइनमेंट में नंबर फुल मार्क्स के साथ मिले तो आप लोग कॉपी में भी आंसर जरूर लिख के भेजें, जिससे ये पता चल सके कि आप लोगों ने वीडियो लाइव एंड तक देखी है और आप लोगों को समझ में बहुत कुछ आ गया है, जिससे आगे भी ये वीडियो आप लोग कभी भी देखो तो आंसर सही लगा सको। जी हाँ, ए बी सी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है किसी फिगर को देखने के लिए, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, ए बी सी। तो अगर आंसर आपने लगाया है सी बी ए एनी वे कैन बी चूजन, तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर आपने कौन सा लगाया है। अगर आपने उत्तर सी लगाया है तो बता दो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं बी एंड सी दोनों ही इनकरेक्ट है पोजीशंस, जबकि ए पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलाइनर। जी हाँ, रेक्टिलाइनर की बात की जा रही है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलाइनर मोशन इस, इनमें से कौन सा एक रेक्टिलाइनर मोशन हो सकता है। ए है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, मतलब एक पेड़ से एप्पल मतलब सेब गिरता है, क्या ये एक रेक्टिलाइनर मोशन हो सकता है। या फिर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ रोड। जी हाँ, सड़क पर चलती हुई कार के बारे में अगर बात की जाए तो क्या उसका रेक्टिलाइनर मोशन हो सकता है। या फिर सी ऑप्शन आ स्पिनिंग टॉप,
टॉप, जी हाँ, स्पिनिंग टॉप का मतलब जो घूमता हुआ लट्टू आपको दिखाई दे रहा था, क्या उसकी पोजीशन या उसका मोशन रेक्टिलाइनर हो सकता है, ये बताना है, या फिर आपको आंसर लगता है ए एंड बी दोनों, तो आप लोग डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से आंसर देते चलिए जिसमें आप लोगों को जल्दी टाइमली मैं बता सकूं कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो बता देता हूं आंसर, अगर आपने बोथ लगाया है ए एंड बी तो बता दो बिल्कुल सही है। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ रोड, द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलाइनर मोशन। जी हाँ, एक सीधी निश्चित दिशा में निकलती है कोई चीज़ तो उसको बोलते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है चलिए देख लेते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। जी हाँ, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर किस चीज़ का, पीरियडिक मोशन का। तो कौन सा एक पीरियडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है ये बताना है आपको। ए है ऑक्सीलेशन ऑफ द पेंडुलम। जी हाँ, किसी पेंडुलम का घूमता हुआ जो काल होता है वो बताना है आपको। क्या ये सही होगा। मोशन ऑफ ए बस ऑन अ रोड, किसी सड़क पर बस का जो मोशन होता है क्या वो पीरियडिक मोशन हो सकता है, या फिर अ स्पिनिंग टॉप हो सकता है, या फिर अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन। जी हाँ, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन, ये सही होगा। चारों में से कौन सा सही होगा ये आपको आंसर बताना है। अगर आपने उत्तर लगाया है ए ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोगों ने पेंडुलम देखा ही होगा, आप लोग जानते होंगे किस तरह से वो घूमता है, ये आप लोगों को ज्ञात होगा। इसी को बोलते हैं पीरियडिक मोशन। जी हाँ, एक्सेलेशन पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। आप लोगों के कोर्स में भी है, आप लोगों की किताबों में भी लिखा है, आप लोगों ने कॉपी में भी इसका आंसर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय अ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक। जी हाँ, किस तरह का मोशन एग्जीक्यूट होता है किसी पेंडुलम के द्वारा ऑफ ए वॉल क्लॉक। जी हाँ, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ए है ऑसिलेटरी मोशन, बी है वाइब्रेटरी मोशन, सी है सर्कुलर मोशन और डी है लाइनियर मोशन। तो क्या लगता है व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, वॉल क्लॉक। तो क्या आंसर सही होगा, आंसर देते चलें, कॉपी में लिखते चलें, जिसमें आप लोगों की मूल्यांकन अच्छे से किया जा सके। चलिए, अगर आपने उत्तर लगाया है ए तो बता दूं बिल्कुल सही उत्तर लगाया है। अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ऑसिलेटरी मोशन वाला, आप लोगों ने समझा भी होगा। हम लोग जानते हैं दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग द सेम पाथ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और इसका उत्तर बिल्कुल आपने सही दिया है। ये आंसर बिल्कुल सही है, कुछ का गलत हो गया है उसके लिए चलिए कोई बात नहीं है, आगे तैयारी और अच्छी करते चलें। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। जी हाँ, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था। 1 मीटर पूछा जा रहा है कितने मिलीमीटर के। जी हाँ, 1 मीटर कितने मिलीमीटर के, ये आप लोग तब निकाल पाओगे जब आप लोग 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के होता है। जी हाँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जी हाँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर। जी हाँ, मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सही। पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, चौथा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। क्या करता है, 10 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। जी हाँ, अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 का तो आंसर आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आंसर मिल गया 1000, बिल्कुल सही उत्तर है 1000 इसका आंसर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। जी हाँ, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आप लोगों को क्या करना है, एज ए फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। पहला है स्ट्राइकर इन द गेम ऑफ कैरम्स। जी हाँ, कैरम्स तो आप लोगों ने खेला ही होगा। जो स्ट्राइकर आप लोग इस्तेमाल करते हो और वो स्ट्राइकर जब आप लोग हिट करते हो तो वो किस प्रकार से घूमता है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। जी हाँ, क्या लगता है किसी भी स्ट्राइकर को किसी भी गेम में, जैसे कैरम टाइप्स के गेम में अगर मूव किया जाता है, मूव्स कराया जाता है, अगर उसको हिट कराया जाता है वो किस मोशन में घूमता है। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन लिखा तो बिल्कुल सही लिखा है। आप लोगों को ध्यान भी होगा जब भी आपने स्ट्राइकर को हिट किया होगा तो वो एक सीधी लाइन में जरूर गया होगा। समझ में आ गया, टकराने के बाद वो कैसी भी लाइन में जा सकता है, लेकिन जब आपने हिट किया था वो किस प्रकार से मूव कर रहा था, एक सीधी लाइन में मूव कर रहा था। जी हाँ, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। समझते चलेंगे सारे क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को इस तरह की वीडियो मैं बना के लाता हूँ, इसलिए लाइव एक्टिव बने रहें, एंड तक वीडियो जरूर देखा करें जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप लोग आगे आने वाले कोर्सेज को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो लाइव जरूर आया करें, जिसमें आप लोगों को ऐसी वीडियो दिखाई जा सके। पावरफुल शॉट बाय ए बैट्समैन। जी हाँ, अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है अपने बल्ले से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शॉट मारता है, मेक्स द बॉल मूव्स इन विच मोशन। वो जो बॉल थी उसको जब बैट्समैन ने हिट किया था अपने बल्ले से तो वो किस टाइप के मोशन से गई थी,
ये बताना है आपको, क्या वो भी घूमते हुए गई थी या फिर एक स्ट्रेट लाइन में गई थी या फिर कोई और मोशन था। जी हाँ, बता दूं यहाँ पर भी उत्तर कुछ कुछ सेम ही आ रहा है, एक सीधी लाइन में जाती है, तो सीधी लाइन के लिए हम लोग बोलते हैं रेक्टिलाइनर लाइन। जी हाँ, रेक्टिलाइनर की बात हो रही है यहाँ पर, तो समझ में आ गया, आंसर आपका सही हो जाता अगर आप लोग सही टर्म्स का इस्तेमाल करते, तभी आंसर सही माना जाता। तो रेक्टिलाइनर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, आंसर दिख गया, फिर भी चलिए दिखा देता हूँ। मूविंग सीलिंग फैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। आप लोगों ने देखा होगा सीलिंग फैन किस प्रकार से घूमते हैं, एक सर्कुलर वे में घूमते हैं, पूरा जो है एक साइकिल बनाते हैं, बिल्कुल सर्कुलर वे में ही घूमते हैं। आपका उत्तर अगर आप लगाते तो सही होता। चलिए, आंसर दिख गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। 4 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली पूछा गया, रोटेशनल मोशन, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, किस मोशन के नाम से जानते हैं, रोटेशनल मोशन को और किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रोटेशन सबसे तो याद ही आ रहा होगा, मतलब कोई चीज़ रोटेट करती है तो उसको किस नाम से और हम जानते हैं, तो पीरियडिक मोशन को ही हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। बिल्कुल सही होगा अगर आपने उत्तर पीरियडिक मोशन लगाया है तो। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जिसमें आप लोगों के सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं क्या है। डैश मोशन इज अ पीरियडिक मोशन। कौन सा मोशन एक पीरियडिक मोशन होता है। जी हाँ, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था, लेकिन उत्तर वो नहीं हो सकता, ऐसा मुझको लगता है। तो आंसर क्या है, कौन सा मोशन इज अ पीरियडिक मोशन हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, कौन सा मोशन इज अ पीरियडिक मोशन हो सकता है। आंसर अगर आपने ऑसिलेटरी मोशन दिया है तो बिल्कुल बता दूं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है अगर आपने ऑसिलेटरी मोशन दे रखा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में क्या पूछा गया, इन्वेंशंस ऑफ डैश मेड ग्रेट चेंजेस इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो किस चीज़ की इन्वेंशन के बाद इतना ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिला था मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव दिखाई दिया था, कौन सी खोज के बाद। जी हाँ, क्या लगता है इस मोशन एंड इस चैप्टर से मेजरमेंट से रिलेटेड कौन सी चीज़ खोजी गई जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गई। तो क्या लगता है, अगर आपने उत्तर दिया है व्हील, तो बता दूं बिल्कुल सही है। ये जो व्हील है इसी की वजह से ट्रांसपोर्ट मीडियम सक्सेस हो पाया है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की जो प्रोसेस थी वो आसान हो गई थी, हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्हीं व्हील्स के द्वारा पहुंच पाते थे। जी हाँ, आंसर अगर आपने व्हील दिया है तो बिल्कुल सही है आप। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपली पूछा गया, 2 ऑप्शन दिए गए हैं इसलिए आंसर सही से भरें। मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एंड डैश, किस चीज़ का जो है कंपेरिजन होता है मेजरमेंट, ये आपको बताना है। और क्वांटिटी, जी हाँ क्वांटिटी विद सम डैश क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो क्या लगता है, थोड़ा सा टिपिकल है, फिर भी कोशिश करें। क्या चीज़ है, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एंड डैश एंड इक्वालिटी ऑफ द सम डैश क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। तो अगर आपने आंसर दिया है अननोन एंड नोन, जी हाँ, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो ये कंपैरिजन होता है किस चीज़ का, मेजरमेंट का मतलब ही होता है अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करा रहे हैं किस चीज़ को लेकर, उसके अननोन क्वांटिटी को लेकर, उसकी क्वांटिटी जो जानती उसकी काइंड को लेकर अगर हम लोग कंपैरिजन कराते हैं तो इसे ही मेजरमेंट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इट वाज द डैश हु डेवलप द फूट एज देयर यूनिट ऑफ लेंथ। जी हाँ, इट वाज द डैश हु डेवलप द फूट, फुट मतलब पैर, एज देयर यूनिट ऑफ लेंथ। तो किसने क्या किया था, जी हाँ ग्रीक्स ने किया। ग्रीक एक शब्द है जिसका मतलब है इट वाज द ग्रीक्स। जी हाँ, ग्रीक्स थे जिन्होंने डेवलप किया था फूड सिस्टम को एज ए यूनिट ऑफ लेंथ के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपली पूछा गया, इन 1790s द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। जी हाँ, 1790 में फ्रांस ने क्रिएट किया था। क्या चीज़ क्रिएट किया था, क्या चीज़ बनाई थी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट तैयार की थी, जिसको कौन सा सिस्टम हम लोग बोलते हैं। क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग ये आंसर क्या होगा। FPS हो सकता है, फुट पर से ये हो सकता है, या फिर आपको क्या लगता है MKS प्रोसेस हो सकती है, MKS सिस्टम हो सकता है, या फिर SI यूनिट हो सकता है। तो अगर आपने मेट्रिक सिस्टम दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। आंसर आप लोग याद भी करते चलें, समझते भी चलें, पूछते भी चलें। इसलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे पूछा जा रहा है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड एज नोन एज विच सिस्टम। जी हाँ, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जिस चीज़ की हम लोग आज बात कर रहे थे SI यूनिट्स, जी हाँ उसी को बोलते हैं SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और इस सारे क्वेश्चन की तैयारी आप लोग फिर से वीडियो देख के जरूर करें। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ईच मीटर इज डिसाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ईच मीटर, प्रत्येक मीटर को डिवाइड किया जाता है इनटू 100 इक्वल्स में, डिविजन्स में, उसको क्या कहते हैं। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा 100
ये जो मीटर है इसको डिवाइड कर रहे हैं, कितने सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे ये आप लोग समझ गए होंगे। ईच सेंटीमीटर हैज़ डैश इक्वल डिवीजन कॉल मिलीमीटर। तो कितने मिलीमीटर ये आप लोगों को ज्ञात होगा 10। बिल्कुल सही अगर आपने उत्तर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा जा रहा है आप लोगों से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मोशन इज द चेंज इन डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोशन किसी भी चीज़ की गति जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर देते चले। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझते चले, सब कुछ मैं समझाता चल रहा हूँ। कॉपी में जरूर लिखें जिसमें आप लोगों का इवैल्यूएशन हो सके, आप लोगों को मार्क्स दिए जा सके। नेक्स्ट इसका आंसर है पोजीशन। जी हाँ, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मोशन ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री डैश मोशन। जी हाँ, पीरियडिक मोशन को ही बोलते हैं, ब्रांच ऑफ ट्री इज अ पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड एग्जीक्यूट करता है रेक्टिलाइनर मोशन को एज वेल एज डैश मोशन। तो रेक्टिलाइनर मोशन को ही हम लोग दूसरा कौन सा मोशन कहते थे, ये आंसर होना चाहिए। क्या लगता है, आंसर लिखें। रेक्टिलाइनर मोशन का दूसरा नाम क्या था? जी हाँ, रोटेशनल मोशन को ही रेक्टिलाइनर मोशन कह रहे थे, इसका अपोजिट होता है, सॉरी इसी का एक पार्ट होता है, तो एज वेल एज रोटेशनल मोशन। बिल्कुल सही होगा अगर आपने उत्तर ये दिया है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन ट्रू और फॉल्स। तो स्टेट और ट्रू फॉल्स में बताना है, स्टेटमेंट दी आएगी आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को लेकर। पहला स्टेटमेंट जो दिया है इसको चलिए पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स होगा। स्विंगिंग की बात की जा रही है, जी हाँ, झूलने की बात की जा रही है। किस चीज़ की झूलने की बात हो रही है? ऑफ आर आर्म्स, हमारे हाथों का जो हिलना होता है, पैरों का जो मूवमेंट होता है, क्या ये पीरियडिक मोशन हो सकता है? आपको लगता है क्या ये पीरियडिक मोशन होगा कि जो हमारे हाथ हिलते हैं जब हम लोग चलते हैं, जब हमारे पैर हिलते हैं जब हम लोग कहीं स्थान पर बैठे होते हैं और अपने पैर को हिला रहे होते हैं, तो उस तरह का मोशन क्या एक पेंडुलम मोशन कहलाएगा या फिर एक पीरियडिक मोशन कहलाएगा? आपको लगता है ऐसा? तो बता दूं, बिल्कुल आपका उत्तर गलत हो सकता है अगर आपने ये लगाया है ट्रू। जी हाँ, ये बिल्कुल फॉल्स है। ध्यान रहे, जो आपके हाथ पैर हिलते हैं वो बिल्कुल भी पीरियडिक मोशन में नहीं होते, इस वजह से इसका आंसर फॉल्स होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। सिंपली वे में पूछा गया है, बीटिंग ऑफ आवर हार्ट इज़ नॉन पीरियडिक मोशन। जो हमारा हृदय होता है, हृदय मतलब हमारा जो हार्ट होता है, वो एक कैसा है? नॉन पीरियडिक मोशन है। तो बता दूं, बिल्कुल अगर हार्ट की जो मेजरमेंट अगर करें आप, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हार्ट की जो दर होती है, एक लेवल होता है, वो टिक 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 करके चल रहा है। कभी किसी का वेरी कर जाता है, कभी धीमे धड़कता है, किसी का तेज़ धड़कता है। हार्ट बीट प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य में जो हार्ट होता है वो 72 बार धड़कता है। जी हाँ, चलिए फिलहाल ये जो बात हो रही है बीटिंग ऑफ आवर हार्ट इज़ नॉन पीरियडिक मोशन, बिल्कुल ट्रू है। आपने आंसर अगर ट्रू लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहा गया है इस क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, पीरियडिक मोशन हेल्प्स करता है, हमारी सहायता करता है। किस चीज़ को क्या चीज़ करने में सहायता करता है? मेजर टाइम। तो पीरियडिक मोशन ये जो होता है ये हमारी सहायता करता है समय को देखने में, समय को मापने में। क्या लगता है आपको ऐसा हो सकता है? तो बता दूं, बिल्कुल सही उत्तर है। अभी आपने पढ़ा था, जो आपके जो वॉच होती है, घड़ी जो होती है, वो उसके नीचे जो पेंडुलम लगा होता है, वो क्या होता है, उस पेंडुलम से हम लोग आसानी से घड़ी की जो गति होती है उसको पता कर सकते हैं। गति जो होती है उसकी वजह से हम लोग समय पता कर सकते हैं, इसलिए ये आंसर ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट्स और एनी ऑफ देयर पार्ट्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ। क्या ये सही होगा? फिर से पढ़ लेते हैं। इन अ सर्कुलर मोशन, किसी एक सर्कुलर मोशन में, आप लोगों को पता है जैसे फैन मूव करता है एक सर्कुलर मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट या कोई और अदर पार्ट मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ में, क्या ये सही होगा? तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, मोशन ऑफ सेकेंड्स हैंड। जी हाँ, मोशन ऑफ सेकेंड्स हैंड, आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, उसमें 3 आप लोगों ने हैंड्स देखे होंगे, उसी में से यहाँ पर बात की जा रही है सेकेंड हैंड्स की। ऑफ ए क्लॉक इज आ रेक्टिलाइनर, क्या एक रेक्टिलाइनर के तौर पर वो कार्य करता है? आपको लगता है क्या वो बिल्कुल रेक्टिलाइनर के तौर पर कार्य करता है या फिर कुछ अलग हो सकता है? तो बता दूं, एकदम फॉल्स है ये। रेक्टिलाइनर बिल्कुल नहीं होता, एक सर्कुलर मोशन में वो कार्य करता है, गोल की तरह घूमता है। बिल्कुल, अगर आपने उत्तर दिया है ट्रू तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें लिखा हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट। तो क्या हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या चीज़ है? सिस्टमेटिक इंटरनेशनल डी यूनिट की बात हो रही है। क्या ये एक लेंथ की नापने की क्या इकाई हो सकती है? जो हमारे पैर होते हैं, क्या ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है? तो बता दूं, बिल्कुल फॉल्स आंसर है इसका।
तो ट्रू बिल्कुल मत करें। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपली वे में पूछा गया, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। क्या सही होगा? अगर मान लीजिए कोई लार्ज डिस्टेंसेस है, बहुत ज़्यादा दूरी है, तब भी क्या आप लोग मीटर में उसका जो मेज़रमेंट करोगे, क्या मीटर में करोगे? तो लगता है आपको मीटर रेंज से आप लोग इतनी दूरी नाप पाओगे। तो बता दूं, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। आप लोग मीटर में इसका उत्तर नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आपको किलोमीटर में आपको उत्तर निकालना पड़ेगा किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मोशन ऑफ ए व्हीकल। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा अपनी बालकनी से खड़े होकर कि कई तरह की गाड़ियाँ आपके घर के सामने से होकर गुजरती हैं, कई तरह की गाड़ियाँ आपके घर से होकर गुजरती हैं और आपने देखा होगा कि वो किस वे में, किस मोशन में कार्य करती हैं। जी हाँ, मोशन ऑफ ए व्हीकल, व्हीकल मतलब ऑटोमोबाइल जो होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। एक स्ट्रेट रोड पे क्या ये रेक्टिलाइनर मोशन हो सकता है? तो बता दूं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल ट्रू उत्तर है आपका। बिल्कुल रेक्टिलाइनर मोशन है, एक सीधी में आपकी जो गाड़ी चल रही थी रोड पर, बिल्कुल रेक्टिलाइनर मोशन कहलाती है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्च पास्ट। आप लोगों ने परेड देखी होगी, 26 जनवरी जो होती है उसमें 15 अगस्त में जो परेड होती है सैनिकों के द्वारा जो निकाली जाती है, इन अ परेड इज़ अ पीरियडिक मोशन। क्या एक तरह की पीरियडिक मोशन के अंतर्गत होती है? तो पीरियडिक मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पीरियड की तरह का कार्य करता है, तो पेंडुलम भी एक तरह का पीरियडिक मोशन होता है। तो क्या आंसर सही होगा? बिल्कुल फॉल्स होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि हाथों का हिलना, पैरों का हिलना जो कि एक पीरियडिक मोशन नहीं हो सकता। तो जब वहाँ पर नहीं हो सकता तो यहाँ पर भी कैसे हो सकता है? जी हाँ, उत्तर अगर आपने ट्रू दिया है तो थोड़ा सा आंसर गलत है, फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पर समझ में आ गया क्यों फॉल्स होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपली वे में, चलिए थोड़ा सा आंसर दिख गया होगा कुछ बच्चों को, चलिए कोई बात नहीं। मोशन ऑफ सेकंड्स हैंड इन ए क्लॉक एज अ सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने पढ़ा भी था, अभी इसी तरह से क्वेश्चन आया था। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आया था इसी तरह का तो आपको याद होगा, वहाँ पर रेक्टिलाइनर मोशन था जबकि वहाँ पर फॉल्स था, यहाँ पर क्या है सर्कुलर मोशन, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है और आपका उत्तर एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि दिया है इन रोटेशनल मोशन। जी हाँ, रोटेशनल मोशन क्या होता है, इसके कई नाम आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, जाने भी होंगे और आपको जानकारी भी होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इन रोटेशनल मोशन होल बॉडी मूव्स करती है अबाउट एन एक्सिस। जी हाँ, पूरी बॉडी अबाउट एन एक्सिस के तौर पर मूव करती है। क्या ये ट्रू है इन अ रोटेशनल मोशन में? बिल्कुल बता दूं, एकदम सही है, ट्रू है। आपके लिए बता दूं, बिल्कुल ट्रू आंसर सही है आपका अगर आपने ट्रू लगाया। क्वेश्चन नंबर 12, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट। जी हाँ, जो रिजल्ट होता है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट का, ये एक्सप्रेस्ड होता है किन्हीं दो भागों में। क्या ये बिल्कुल सही होगा? तो क्या लगता है, दो भागों में ही मेजरमेंट का रिजल्ट निकलता है, बिल्कुल सही है। आपने ट्रू लगाया तो बिल्कुल बता दूं, उत्तर आपका बिल्कुल सही है। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज़ था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पूरा जो है इस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा और जो भी कन्फ्यूजन्स आए होंगे आप लोगों ने कॉपी में लिखा जरूर होगा। क्लास 6 जिनका 3rd यूनिट टेस्ट होने वाला है, वो बच्चे अपनी कॉपी में जल्दी से लिख के सारे आंसर्स को, क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आंसर लिख के जल्दी से भेज दो सारे क्वेश्चंस के। कैसे लिखना है, एमसीक्यू के सारे आंसर्स लिखिए, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के सारे आंसर लिखिए, उसके बाद ट्रू फॉल्स के आंसर सारे लिखिए। जी हाँ, ध्यान रहे, समझ में आना चाहिए सब कुछ, जो भी मैं बताते चल रहा हूँ सब कुछ समझ में आना चाहिए। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।